दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बीते हफ्ते देश दुनिया के घटनाक्रमों में क्या कुछ खास हुआ, उस पर बात करने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद पर इन दिनों तल्खी क्यों बढ़ी हुई है, क्यों अमेरिका रूस इस झगड़े पर दो दो हाथ करते दिख रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे दक्षिण प्रशांत के द्वीपीय देश न्यू कैलेडोनिया की, जहां पिछले दिनों फ्रांस से आज़ाद होने को लेकर जनमत संग्रह हुआ। और आखिर में एक नज़र देखेंगे कि बाइडेन के डेमोक्रेसी समिट ने इन दिनों वैश्विक पटल पर तूल क्यों पकड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन विवाद की, जिसमें दुनिया की दो महाशक्तियां आज फिर से आमने सामने हैं। अगर आपको याद हो तो इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने रूस यूक्रेन झगड़े के बारे में बताया था। तब जो कुछ भी बताया था उसे मोटा मोटी समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा था, तब सोवियत संघ ने क्रीमिया को तोहफे के रूप में यूक्रेन के हवाले कर दिया। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद यूक्रेन को भी आज़ादी मिल गई और तब से ही रूस की नज़र क्रीमिया पर थी। आखिरकार 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और इसमें करीब 14,000 लोगों की जानें गईं। लेकिन उसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। तब से ही दोनों देशों के बीच जंग का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले कि आगे की बात करें, यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। यूक्रेन यूरोप के पूरब में स्थित एक देश है। यह उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस से सीमा साझा करता है। इसके उत्तर में बेलारूस है और पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी है। दक्षिण में रोमानिया और मोल्डोवा है। अब आगे की बात करते हैं। जब से रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया है, तभी से दोनों देशों के बीच शीत युद्ध चल रहा है। पिछले 7 सालों में रूस ने धीरे धीरे रूस यूक्रेन सीमा पर सैनिकों का एक बड़ा जमावड़ा खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस के 1 लाख सैनिक तैनात हैं। ऐसा दावा है कि जनवरी के अंत तक यह तैनाती 1.25 लाख हो सकती है। आने वाले 1-2 महीने में रूस यूक्रेन पर हमला भी कर सकता है। लेकिन रूस के लिए यह सब कुछ आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका समेत नाटो और G7 देशों ने यूक्रेन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। G7 देशों ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका तो बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है और युद्ध न हो इसकी कोशिश कर रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन पर हमला न करने के बदले में कुछ शर्तों को सामने रख रहा है। उसके मुताबिक रूस को अमेरिका और उसके सहयोगियों से भरोसेमंद और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाए, साथ ही नाटो यूक्रेन में अपनी कोई भी गतिविधि न करे। दरअसल नाटो के सदस्य देश यूक्रेन में सैन्य ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना बना रहे हैं। रूस इसे यूक्रेन को सैन्य मजबूती देने के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि रूस ने इस पर कोई जुबानी भरोसा नहीं बल्कि कानूनी गारंटी की मांग की है। अब सवाल है कि अचानक से तनाव बढ़ने की क्या वजह है। दरअसल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तब दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 2015 में मिन्स्क का समझौता हुआ। फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में हुई इस संधि के मुताबिक विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई को खत्म करना था और कुछ इलाकों को यूक्रेन को सौंपना था। इसके तहत यूक्रेन को विद्रोहियों के गढ़ों को ऑटोनॉमी देनी थी और उन्हें आम माफी देने के लिए रूस ने बाध्य किया था। लेकिन रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 2015 के शांति सौदे का सम्मान नहीं किया और यूक्रेन के हिमायती मुल्क यूक्रेन को इस पर अमल करवाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि इस पर अमल न होने के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहराता है। उसका दावा है कि रूसी समर्थित अलगाववादियों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और पूर्व में विद्रोहियों के गढ़ में रूसी सैनिक अभी भी मौजूद हैं।
अब सवाल है कि रूस ये क्यों चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल ना हो। यह समझने से पहले नाटो के बारे में जानिए। दरअसल नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें 30 देश हैं। इसमें मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं। इसमें उत्तरी अमेरिका के 2 देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और यूरोप के 28 देश शामिल हैं। इसमें तुर्की अकेला देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महादेश में फैला है। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी और मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। नाटो संधि के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि अगर यूरोप या उत्तरी अमेरिका में संगठन के किसी सदस्य पर हमला किया जाता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर इस संगठन के किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो बदले की कार्रवाई में बाकी सभी सदस्य देश एकजुट हो जाते हैं। अमेरिका में जब 9/11 हमलों को अंजाम दिया गया तब आर्टिकल 5 को अमल में लाया गया। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया तब नाटो देशों की आर्मी भी इसमें शामिल हो गई। यही वजह है कि हालिया सालों में यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है लेकिन उसका सहयोगी देश जरूर है। लेकिन आर्टिकल 5 के फायदों को हासिल करने के लिए उसे सदस्यता हासिल करनी ही होगी। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की कोशिश सालों से कर रहा है लेकिन क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद उसकी कोशिशों में इजाफा देखा गया है। इसकी वजह है कि हाल के सालों में रूस यूक्रेन सीमा पर सैन्य झड़पों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ यूक्रेन में अलगाववादियों को मदद देकर रूस ने वहां आंतरिक तनाव और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में हमलों से बचने के लिए यूक्रेन को नाटो एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। अब तक आप समझ गए होंगे कि रूस यूक्रेन को नाटो का सदस्य देश बनते हुए देखना क्यों नहीं चाहता। रूस जानता है कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता हासिल हुई तो वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। उसे यूक्रेन के खिलाफ अपनी गतिविधियों को बंद करना होगा, वरना नाटो देश उसके दुश्मन बन जाएंगे। दूसरा ये कि रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को अपनी सीमाओं पर संभावित खतरे और अपने प्रभाव के क्षेत्र के केंद्र में अतिक्रमण के तौर पर देख रहा है। उसे लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो ये सुरक्षा संगठन उस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की गारंटी चाहता है। अब सवाल है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर भी देता है तो क्या होगा। इस पूरे मामले को जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यह जंग किसी एक देश तक सिमटी नहीं रहेगी। यह न केवल पूरे यूरोप में फैलेगी बल्कि यह तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद तक डाल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस अमेरिका का धुर विरोधी है और अमेरिका ताज़ा घटनाक्रम में बढ़ चढ़कर यूक्रेन का साथ दे रहा है। उधर चीन और अमेरिका के बीच भी रिश्ते तनावपूर्ण हैं और अभी चीन और रूस के बीच अच्छी दोस्ती है। इतना ही नहीं, हाल में अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट में जिस तरह रूस और चीन को दरकिनार किया उससे भी स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो अमेरिका इसमें दखल देने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में नई भू राजनीतिक उथल पुथल की शुरुआत हो जाएगी। चलिए अब अगली खबर देखें। बीते दिनों दक्षिण प्रशांत में फ्रांस शासित द्वीप समूह न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह हुआ। मुद्दा था कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का हिस्सा बना रहेगा या फिर उसे आज़ादी मिल जाएगी। बैलेट पेपर से हुए इस रेफरेंडम में 96.49% लोगों ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 3.51% ने आज़ादी के पक्ष में। अब हुआ ये है कि आज़ादी के पक्षधर दलों ने इस जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इस वोटिंग में आज़ादी की तरफदारी करने वाले वोटरों ने हिस्सा ही नहीं लिया, इसलिए फ्रांस के पक्ष में एक तरफा नतीजे आए। उधर कुछ लोगों का मानना है कि आज़ादी की बात कहने वाले लोग चीन के मोहरे मात्र हैं। चीन चाहता है कि इस इलाके पर से फ्रांस का नियंत्रण खत्म हो और वो उसे अपने कब्जे में ले। इसलिए नोमिया समझौते के तहत होने वाले इस जनमत संग्रह को कुछ दल खारिज कर रहे हैं। आज इस पूरे मामले पर बात करेंगे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपको बताएंगे, समझेंगे कि चीन इस द्वीप पर कब्जा क्यों करना चाहता है। साथ ही ये भी बताएंगे
कि आखिर नोमिया समझौता क्या है। आइए हमेशा की तरह पहले न्यू कैलेडोनिया की भौगोलिक स्थिति जानें। दक्षिण प्रशांत का यह इलाका चारों तरफ से पानी से घिरा है। मैप को देखने पर पता चलता है कि यहाँ एक मुख्य द्वीप के अलावा और भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व, न्यूजीलैंड के उत्तर और वानुआतू के दक्षिण में स्थित है। सबसे बड़ा शहर नोमिया इसकी राजधानी है। न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर के मेलानेशिया का भाग है। इसमें न्यू गिनी, सोलोमन और फिजी जैसे मुल्क शामिल हैं। हालांकि इस पर फ्रांस शासन कर रहा है, लेकिन फ्रांस और इसके बीच 16,000 किलोमीटर का फासला है। ऐसा माना जाता है कि साल 1774 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने न्यू कैलेडोनिया का पता लगाया था। रोमन साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन के एक हिस्से को कैलेडोनिया कहते थे, जिसका ज्यादातर हिस्सा स्कॉटलैंड का था। इसलिए जेम्स कुक ने इस द्वीप को न्यू कैलेडोनिया का नाम दिया। लेकिन 1853 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने इस द्वीप को जीत लिया और कई दशकों तक इसका इस्तेमाल एक जेल कॉलोनी के रूप में होता रहा। लेकिन इस द्वीप पर धीरे धीरे कई अलगाववादी समूह खड़े हो गए जो फ्रांस से आज़ादी की मांग करने लगे। बीतते वक्त के साथ आज़ादी के नाम पर फ्रांस को कई बार विद्रोह का सामना करना पड़ा। फिर आया 1980 का दशक, जब आज़ादी के नाम पर यहाँ हिंसा भड़क उठी। आज़ादी के हिमायती और उसके खिलाफ रहने वाले आपस में भिड़ गए। इसकी वजह थी कि उस समय इस अहाते में आने वाले जिबूती और वानुआतू भी फ्रांस के उपनिवेश थे। लेकिन 1977 में जिबूती और 1980 में वानुआतू में जनमत संग्रह हुआ। इन दोनों ही रेफरेंडम में स्थानीय लोगों ने फ्रांस से अलग होने का समर्थन किया। इसलिए न्यू कैलेडोनिया में भी आज़ादी की मांगें तेज हो गई। जब वहाँ हिंसा भड़क गई, तब 1998 में फ्रांसीसी सरकार और अलगाववादी संगठनों के बीच नोमिया समझौता पर दस्तखत हुए। चूंकि आज़ादी ही बड़ा मुद्दा था, इसलिए इस समझौते में स्थानीय लोगों को आज़ादी और राजनीतिक शक्ति देने को लेकर प्रावधान तय किए गए। तय ये हुआ कि न्यू कैलेडोनिया को फ्रांस से आज़ाद होने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। इसके लिए 20 साल की मियाद तय की गई। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई। पहला जनमत संग्रह 2018 में हुआ, जिसमें 57% लोगों ने फ्रांस के साथ रहने की तरफदारी की। दूसरा 2020 में, जिसमें 53% लोगों ने आज़ादी के खिलाफ ही मुहर लगाई। हालिया जनमत संग्रह में भी यही हुआ और इस पर 90% से ज़्यादा लोगों ने फ्रांस का साथ दिया। हालांकि 2020 में सपोर्ट 57 से 53% गिरने पर आशंका थी कि इस बार फ्रांस इस द्वीप पर अपनी हुकूमत खो देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, इस आज़ादी के पक्षधर लोगों ने इस रेफरेंडम को खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि आज़ादी की चाह रखने वालों ने वोट ही नहीं किया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आज़ादी की वकालत करने वाले लोगों ने वोट क्यों नहीं किया। दरअसल आज़ादी के पक्षधर दलों ने समान विचारधारा रखने वालों से इस जनमत संग्रह का बहिष्कार करने की अपील की थी। इसकी वजह थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए अलगाववादी दलों ने सितंबर 2022 में रेफरेंडम कराने की मांग की, लेकिन फ्रांस की सरकार ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। इसलिए इन दलों ने वोटिंग का बहिष्कार करने की अपील की। नतीजा ये हुआ कि करीब 3 लाख आबादी में महज 43.9% लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें ज्यादातर वे लोग थे जो फ्रांस के साथ रहने की वकालत करते रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इस द्वीप का चीन से क्या कनेक्शन है। अभी हाल ही में दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के ही देश सोलोमन की राजधानी होनियारा में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सोलोमन की सरकार चीन से अपने रिश्ते खत्म करे, क्योंकि धीरे धीरे चीन वहां अपना आर्थिक प्रभुत्व बढ़ा रहा है। न्यू कैलेडोनिया में भी कुछ ऐसा ही मामला है। चीन पिछले कुछ सालों से इस द्वीप पर भी अपना आर्थिक वर्चस्व कायम करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके पीछे 2 वजहें हैं। पहली वजह है कि न्यू कैलेडोनिया खनिज संसाधनों में बहुत समृद्ध माना जाता है। यह निकेल जैसे धातु के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक अनुमान है कि दुनिया भर के निकेल भंडार का लगभग 10% हिस्सा यहाँ मौजूद है। क्योंकि निकेल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में प्रयोग किया जाने वाला एक अहम घटक है, इसलिए धातु के इस भंडार पर चीन की नजर है। हालांकि न्यू कैलेडोनिया निकेल का ज्यादातर एक्सपोर्ट चीन को ही करता है, लेकिन अगर इस द्वीप पर से फ्रांस की पकड़ खत्म हो जाती है तो यह चीन के लिए सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। वह कैलेडोनिया को कर्ज के जाल में फंसाकर उसके प्राकृतिक संसाधनों को हथिया सकता है, जैसा कि वो दूसरे देशों के साथ करता रहा है।
फ्रांस से ही आजाद हुए वानुआतू पर चीन का आर्थिक कब्जा हो चुका है, जहां उसने भारी निवेश किया है। दूसरी वजह यह कि ये द्वीप सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत इलाके में वानुआतू और सोलोमन जैसे देश पहले ही चीन की गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसे में अगर न्यू कैलेडोनिया पर चीन का वर्चस्व कायम हो जाता है तो प्रशांत क्षेत्र में चीन की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इससे वो क्वाड को और मजबूती से टक्कर दे सकेगा। इसलिए भी चीन इस द्वीप को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस से आजादी की मांग करने वाले ये लोग चीनी समर्थक ही हैं। हालांकि इस द्वीप पर चीनी कब्जे से फ्रांस को तो नुकसान होगा ही, क्वाड के हितों को भी धक्का लगेगा। न सिर्फ क्वाड बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। चीन की इसी चाल को देखते हुए फ्रांस पहले ही दिल्ली, कैनबरा, पेरिस गठजोड़ की बात कह चुका है। क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में सैन्य और सामरिक स्थिति को मजबूत करने के मद्देनजर फ्रांस के लिए न्यू कैलेडोनिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि चीन की बुरी नजर इस द्वीप पर पड़े। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस इस क्षेत्र में क्वाड के साथ मिलकर काम करेगा ताकि चीनी दखल को वो कमजोर कर सके। चलिए अब आज की अंतिम खबर। दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र को लेकर अपने अपने दावे हैं। हर कोई अपने लोकतंत्र के सदियों पुराने होने का दावा करता है। हालांकि पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि दुनिया के कितने देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक हैं, लेकिन लोकतंत्र की स्थिति पर प्रकाशित होने वाली ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो समय समय पर इन देशों को आईना जरूर दिखाती हैं। इन सब के बावजूद डेमोक्रेसी के नाम पर कोई विश्वव्यापी सम्मेलन अब तक देखने को नहीं मिला। मगर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट के नाम पर दुनिया के देशों को इकट्ठा करके एक नई पहल की। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी अध्यक्षता में समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया। इसमें भारत समेत 110 देशों को आमंत्रित किया गया, लेकिन बहुत जल्दी ही यह समिट विवादों में आ गया। अमेरिका ने रूस, चीन, ईरान और तुर्की जैसे बड़े देशों को इस समिट में नहीं बुलाया। जहां चीन को नजरअंदाज किया गया, वहीं ताइवान को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जबकि चीन ताइवान को अलग देश न मानकर अपना हिस्सा मानता है। लिहाजा ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तलवारें खिंच चुकी हैं। उधर पाकिस्तान बुलावे के बावजूद सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ और इसे चीन ने अपना असली भाई करार दिया। दूसरी ओर डेमोक्रेसी समिट में भारत की शिरकत पर चीन ने उसे पश्चिमी देशों का मोहरा बताया है, क्योंकि शुरू से ही चीन बाइडेन के इस कदम को अमेरिका का स्वार्थ बताता रहा है। इसलिए आज समझेंगे कि बाइडेन के इस कदम के क्या मायने हैं। क्या वाकई अमेरिका लोकतंत्र को लेकर संजीदा है या सिर्फ अपना हित साधने के लिए उसने ये कदम उठाया है। जानेंगे कि रूस और चीन को इस बैठक में दूर रखने का क्या मतलब है और इस कूटनीतिक जंग का अंजाम क्या हो सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे इस कूटनीतिक जंग की आंच दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ सकती है। पहले जानिए कि इस समिट में क्या हुआ। दरअसल पिछले महीने ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र पर चर्चा के लिए करीब 110 देशों को आमंत्रित किया, जिसमें भारत को भी शामिल किया। जैसा कि हमने पहले बताया, चीन को इससे दूर रखा गया, लेकिन ताइवान को आमंत्रित किया गया। दक्षिण एशिया में भी अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को तो निमंत्रण भेजा, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को इस फहरिस्त से बाहर रखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र का अगुवा बताते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र न सिर्फ हजारों सालों से मजबूत होता रहा है, बल्कि यह लोगों के अंदर स्वभाव के रूप में भी निहित हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हर स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया की हिमायत करते हुए कहा कि इनका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए दुनिया के सभी देशों को एक रोड मैप बनाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज़ाद मीडिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए दुनिया भर में 42.4 करोड़ डॉलर तक खर्च करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद दुनिया भर में लोकतंत्र की खतरनाक स्थिति को पलटकर इंसान की आज़ादी के सफर को आगे बढ़ाना है। उन्होंने चीन और रूस का नाम लिए बिना बार बार ये बात उठाई
कि अमेरिका और समान विचारधारा वाले सहयोगियों को दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि लोकतंत्र निरंकुशता की तुलना में समाज के लिए एक बेहतर माध्यम है। ये तो बात हो गई कि सम्मेलन में क्या कुछ हुआ। अब ये समझिए कि इस पर घमासान थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। दरअसल अमेरिका ने इस समिट में रूस और चीन जैसी शक्तियों को नजरअंदाज किया, इसलिए चीन और अमेरिका इस पर आमने सामने है। अमेरिका द्वारा लोकतंत्र पर एकजुटता की कोशिशों पर तंज करते हुए चीन ने कहा कि लोकतंत्र कोई कोका कोला नहीं है जो दुनिया के हर कोने में एक जैसा स्वाद देने का वायदा करे। उसके मुताबिक चीन ने खुद अपने लिए जो रास्ता चुना है, अमेरिका को उसका सम्मान करना चाहिए। चीन के अनुसार पश्चिमी देश एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहते हैं जिसमें रूस और चीन उसके मातहत नहीं हो सकते। चीन का कहना है कि अमेरिका को सही मायनों में बहुध्रुवीय दुनिया को मानना चाहिए। दूसरी ओर अमेरिका के इस पहल को एक्सपर्ट्स किसी और ही नजर से देख रहे हैं। कहने को तो ये दुनिया भर के देशों का सम्मेलन था, लेकिन अमेरिका ने इसमें महज 110 देशों को ही बुलावा भेजा। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से अमेरिका ने परहेज किया, तो वहीं यूरोप में बोस्निया और हंगरी जैसे मुल्कों को भी उसने नहीं बुलाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ने उन देशों को ही बुलाया जिसे वो अपने खेमे में रखना चाहता है, या उसे जिस पर उसे अपनी बात मनवाने का भरोसा है, या फिर चीन से जिसका विवाद चल रहा है। हालांकि इधर पाकिस्तान जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जो चीन के सहयोगी माने जाते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका सिर्फ पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों में विभाजित करना चाहता है। अगर आपको याद हो तो हाल ही में शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई थी, लेकिन मुलाकात बेनतीजा रही। इस कारण भी अमेरिका चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर शिकस्त देना चाहता है। वो चीन को दुनिया के दूसरे मुल्कों से अलग थलग करना चाहता है। इसलिए अमेरिका के इस पहल को इसी कड़ी के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के इस कोशिश को दुनिया के दारोगा बनने की उसकी आदत के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल कुर्सी संभालने के बाद विदेशी मोर्चे पर जो बाइडेन नाकाम रहे हैं। अफगानिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके चलते उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी गिरा है। इसलिए उन्हें डर है कि दुनिया के देश कहीं उनके नेतृत्व की मुखालफत न कर दें और चीन उससे आगे न निकल जाए। ऐसे में वो ऐसे सम्मेलन के जरिए चीन के सामने अपनी महाशक्ति होने का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये जानिए कि इन दोनों की लड़ाई की आंच दूसरे मुल्कों पर कैसे पड़ेगी। दरअसल अमेरिका ने यह पहल ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम दौर से गुजर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए क्वाड का गठन और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन को अलग थलग करने की अमेरिका की कोशिश ने दोनों ही मुल्कों के बीच तलखी बढ़ाई है। ऐसे में इस सम्मेलन ने चीन को दूर रखकर ये विभाजन रेखा और भी गहरी कर दी है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच आने वाले दिनों में तनाव और भी बढ़ सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो दुनिया के देश दो खेमों में बंटते दिखेंगे। ऐसे में दोनों ही खेमे के गरीब और विकासशील देश इसमें पिसेंगे। दोनों मुल्कों की दुश्मनी का खामियाजा छोटे देशों को भुगतना होगा। चीन का साथ देते हुए पाकिस्तान ने इस सम्मेलन से किनारा कर लिया था। इसके चलते उसे अमेरिका की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह और भी देश इसके शिकार होंगे। अब आप पूछेंगे कि दोनों की जंग में भारत कहां खड़ा है। इस पूरे मामले पर गौर करिएगा तो भारत बड़ी सूझबूझ से अपना काम कर रहा है। हालांकि चीन अपने दोहरे चरित्र पर कायम है। एक तरफ वह शीत ओलंपिक खेलों में भारत के शामिल होने के फैसले से गदगद है, वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेसी समिट में भारत के शामिल होने पर उसे पश्चिमी ताकतों की कठपुतली के तौर पर पेश कर रहा है। भारत को चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों की आक्रामक और छलपूर्ण नीति में महज एक मुहरा बता रहा है। दरअसल चीन खिसियाई बिल्ली की तरह खंभा नोचने से ज्यादा और कुछ नहीं कर रहा। बीजिंग में होने वाले शीत ओलंपिक्स खेलों का अमेरिका ने राजनयिक तौर पर बहिष्कार करने का फैसला किया। अमेरिका के मंसूबे में उसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का भी साथ मिला, लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने की बात कही। यानी इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका की राहें जुदा हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने डेमोक्रेसी समिट में हिस्सा लिया। ऐसे में अगर भारत एक ही समय में एक मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन कर रहा है और दूसरे मुद्दे पर अमेरिका से अलग अपनी राहें चुन रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत ने अपनी राजनयिक और रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय दिया है। भारत ने ऐसा करके बताया है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है और इस मामले में वो किसी सहयोगी देश पर निर्भर नहीं है। भारत ने ये दिखाया
कि किसी देश से अच्छे रिश्ते होने का कतई मतलब नहीं है कि वो अपने सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उस देश के नक्शे कदम पर चले। वो एक संप्रभु देश है और उसकी संप्रभुता बरकरार है। इसका उदाहरण ये भी है कि भारत हिंद प्रशांत में क्वाड के तहत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। लेकिन बात जब ब्रिक्स की आती है तो वो रूस और चीन के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूती देने की पहल करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपने संबंधों को किसी खेमे तक सीमित नहीं रखता और न रखना चाहता है। यानी भारत अपनी विदेश नीति को लेकर काफी उदार है और ये हालिया दिनों में भी दिखा जब अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ S-400 पर अपना सौदा कायम रखा। इसलिए चीन जैसे देशों के उकसावे का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आइए अब जल्दी से नोट करते हैं आज के इस एपिसोड पर आधारित क्या क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल, रूस यूक्रेन विवाद की मुख्य वजह क्या है? रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन का नाटो सदस्य बनना क्यों जरूरी है? विवेचना कीजिए। दूसरा सवाल, चीन फ्रांस शासित द्वीप समूह न्यू कैलेडोनिया पर कब्जा कर अपनी पकड़ क्यों मजबूत करना चाहता है? किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। और तीसरा, क्या डेमोक्रेसी समिट पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव से दुनिया के दो हिस्सों में बंटने की आशंका है? इस सम्मेलन में भारत के रुख को आप किस तरह आंक रहे हैं? मूल्यांकन कीजिए। तो दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। तब तक ख्याल रखिए। नमस्कार।